प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके BA पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके 3 पाठ्य पुस्तकें हैं, एक रक्तध्वज नाटक और एक निबंध संग्रह की पुस्तक और एक एकांकी संग्रह की पुस्तक। हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही है, हम आपकी एकांकी संग्रह की इस पाठ्य पुस्तक में संकलित एकांकियों का अध्ययन करते आ रहे हैं। आरंभिक 3 एकांकियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। एक नया पुराना एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा रचित, दूसरी दीपदान एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा रचित, तीसरी एकांकी बीमार का इलाज उदय शंकर भट्ट जी द्वारा रचित, और अभी हाल ही की एक ऑनलाइन कक्षा से हम पढ़ते आ रहे हैं, हाल ही की पिछली ऑनलाइन कक्षा से भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित इस एकांकी का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम पृष्ठ संख्या 63 से हम आज आगे पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। शेखर, यानी कहने का तात्पर्य, इससे पूर्व जो शेखर का जो मित्र है माधव, वो ये कहते हैं कि तुम्हारी इन काल्पनिक दुनिया का रसास्वादन हम नहीं कर सकते, यानी इन कविताओं का, क्योंकि शेखर कहता है कि हे माधव, तुम में भी मुझे कविता नज़र आती है कभी कभी, लेकिन माधव कहता है कि हम तो दुनियादारी की इन समस्याओं को और इन उलझनों को सुलझाने में लीन रहते हैं, तुम्हारी कविताओं का रसास्वादन नहीं कर पाते। और यदि हम एक सैनिक और राजनीतिज्ञ की दृष्टि से कठोर हृदय से तुम्हारी कविताओं को पढ़ेंगे तो कविता की आत्मा की हत्या हो जाएगी एक तरह से, ऐसा प्रसंग चल रहा है। फिर शेखर कहता है, माधव, तुमने कभी यह भी सोचा है कि इन उलझनों से बाहर निकलने का मार्ग भी हो सकता है? माधव, और हम लोग करते ही क्या हैं? रात दिन मनुष्य की नई नई उलझनें सुलझाने का ही तो उद्योग करते हैं, उन्हीं में ही तो अपना परिश्रम लगा रहता है कि मनुष्य की समस्याओं को सुलझा दें। शेखर, यही तो नहीं करते तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग। बड़ी संजीदगी के साथ अमीरी और गरीबी, युद्ध और संधि की समस्याओं को हल करने का अभिनय करते हो, केवल नाटक करते हो, परंतु मनुष्य को इन उलझनों से बाहर कभी नहीं लाते। कभी इसका प्रयत्न करते हैं पर तुम केवल उन्हें पागल बनाते हो। एक तरह से कुछ कहना चाह रहा है कि कवि वास्तव में अपनी कविताओं के माध्यम से मनुष्य को रसास्वादन करा करके उनके दैनिक जीवन की उलझनों से बाहर निकालते हैं, और जबकि तुम उन्हें एक तरह से पागल बनाते हो, केवल बहाना बनाते हो, अभिनय करते हो। इस संसार रूपी रंगमंच पर तुम केवल नाटक करते हो कि हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो शेखर ने यहाँ पर मूलतः बहुत ही एक रीढ़ की हड्डी की तरह यहाँ पर बात कह दी। माधव, कवि अवहेलनापूर्वक तुम उलझनों से बाहर निकालने का प्रयास नहीं करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो। तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है, यानी माधव शेखर से कह रहे हैं कि तुम केवल काल्पनिक जीवन जीते हो और सपना देखते हो कि जीवन मात्र एक सौंदर्य है। हम जागते रहते हैं और देखते रहते हैं कि जीवन कर्तव्य है, अर्थात जीवन एक कर्तव्य है और कर्तव्य परायण के कारण जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए, और तुम केवल सौंदर्य प्रेमी और काल्पनिक दुनिया में जीते हो, ऐसा माधव ने कहा। शेखर भावुकता से, मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है। मुझे तो जहाँ सौंदर्य दिख पड़ता है वहाँ कविता दिख पड़ती है, यानी जहाँ जहाँ सौंदर्य नज़र आता है वहाँ मुझे कविता का लेखन करने की प्रेरणा मिल जाती है। वहीं जीवन दिख पड़ता है और वहीं मानव जीवन है। स्वर बदलकर, माधव, तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भिखमंगी को कभी देखा है? अंधी भिखमंगी में भी मुझे कविता नज़र आती है। माधव मुस्कुराहट रोकते हुए, हाँ देखा है। शेखर, मैं उसे सदा भीख देता हूँ, जानते क्यों? यानी एक कवि, एक लेखक सदैव उस अंधी भिखारिनी को जो सम्राट के राजभवन के पास राजपथ के किनारे पर वह रहती है, उसे शेखर रोज भीख देता है और माधव से प्रश्न करता है कि जानते हो क्यों देता हूँ? माधव, क्यों? कुछ सोचने के बाद, दया सज्जनस्य भूषणम, यानी सज्जन व्यक्तियों के लिए दया ही उनका आभूषण होता है, इसलिए तुम देते होंगे। शेखर, दया? ठहर कर, मैं तो इसलिए भीख देता हूँ क्योंकि मुझे उसमें एक कविता, एक लय, एक व्यथा झलक पड़ती है। उसका सारा झुर्रियोंदार चेहरा, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी आंखों के बेबस गड्ढे, एक तरफ एकटक देखते हुए मानो इस मानसिक चित्र में खो गया हो। उसकी झुकी हुई कमर, माधव, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने
उसे इस ढांचे में ढाला हो। यानी कहने का तात्पर्य उस अंधी भिखारिनी में ही एक लेखक को, एक कवि को सौंदर्य नजर आता है। वो उस पे ही उसके शोषित जीवन को लेकर के भी वो लेखनी चला करके कविता का सृजन कर देता है। माधव, इस भाषण से उसका अच्छा खासा मनोरंजन हो गया जान पड़ता है। खड़े होकर शेखर पर शरारत भरी आंखें गड़ाते हुए, शेखर, टाट में रेशम का पैबंद क्यों लगाते हो? यानी टाट है उसमें रेशम की कारी क्यों लगाते हो, क्यों सिलाई करते हो उसकी? ऐसी कविता तो तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए थी और तुम उस अंधी भिखारिनी की प्रशंसा में कविता का सृजन करने की बात कह रहे हो, उसमें सौंदर्य दिखाई देने की बात कह रहे हो। शेखर सरल भाव से, किस देवी की? माधव अर्थपूर्ण स्वर में, यह तो उसके पुजारी से पूछो। यानी उसका पुजारी कौन है? सौंदर्य का पुजारी जो उसकी पूजा करता है, उससे जाकर के पूछो। शेखर, मैं तो नहीं जानता किसी पुजारी को। माधव, अपने को आज तक किसी ने जाना है? शेखर, अपने आप को किसी ने जाना है? हंस पड़ता है। शेखर कुछ समझकर झेंपता सा है, पागल, गंभीर होकर बैठते हुए। शेखर, सच बचाओ, तुम छाया को प्यार करते हो? यानी यहाँ मूल बात जो शेखर जो कवि हैं उसकी जो प्रेयसी छाया है, उसका जो गोपनीय प्रेम है, उस प्रेम के बारे में माधव ने, यानी शेखर के मित्र माधव ने ये प्रश्न कर ही लिया है कि हे शेखर, आज तुम्हें सच बताना ही होगा, क्या तुम छाया से प्यार करते हो? शेखर मंद गहरे स्वर में, कितनी बार पूछोगे तुम ऐसे ही प्रश्न मुझसे? माधव, तुम प्यार करते हो कि नहीं करते हो? बहुत प्यार करते हो ना? प्रश्न। शेखर, माधव, जीवन में मेरी दो ही साधनाएं हैं, तख्त से उठकर खिड़की की ओर बढ़ता हुआ, छाया का प्यार और कविता। यानी मैं छाया से, दो ही मेरे दायित्व हैं, दो ही मेरी साधनाएं हैं। मैं छाया से प्यार करूं और उन्हीं से प्रेरक होकर के वो मेरी प्रेरणा रूप में रहें और मेरी कविता को सर्जन करवाती रहे। खिड़की के सारे दर्शकों की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है माधव। और छाया? शेखर वही गहरा स्वर, हम दोनों नदी के दो किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते जरूर हैं पर मिल नहीं पाते हैं। कहने का तात्पर्य उनमें और हमारे में काफ़ी अंतर हैं। नदी के दो किनारों की बात है, दो गल बाहों की बात है जो कभी मिल नहीं पाते। यानी मैं उनसे प्रेम करता हूँ, वो मेरे से करती है या नहीं, लेकिन हम दोनों कभी मिल नहीं पाते हैं। माधव उठकर शेखर के कंधे पर हाथ रखते हुए, सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है। जब नदी सूखेगी तो नदी के दोनों किनारे आपस में जरूर मिल सकते हैं। शेखर, नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त से किसी तरह की आशा करना व्यर्थ है। यानी वो रास्ते का कांटा है, इसलिए उसकी वजह से हम दोनों का मिलन नहीं हो पाता। मेरे लिए तो उसका हृदय सूखा हुआ है। माधव, क्यों? शेखर, तुम पूछते हो क्यों? तुम तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो। देवदत्त एक मंत्री हैं, भला एक मंत्री की बहन का एक मामूली कवि से क्या संबंध? माधव, मामूली कवि? शेखर, तुम अपने को मामूली कवि समझते हो? तुम मामूली कवि नहीं हो, तुम राजदरबारी कवि हो। शेखर, और क्या समझो राजकवि? माधव, सुनो शेखर, तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ। शेखर, समाचार? माधव, हाँ, मैं कल रात को राजभवन गया था। शेखर, इसमें तो कोई नई बात नहीं, तुम्हारा तो काम ही यही है, हमेशा राजभवन जाना और वहाँ के दैनिक कार्यों को निपटाना। माधव, नहीं, कल एक उत्सव था, स्वयं सम्राट ने कुछ लोगों को वहाँ बुलाया था, गाने हुए, दावत हुई, एक युवती ने बहुत ही सुंदर गीत सुनाया। सम्राट तो उस गीत पर रीझ ही गए, प्रसन्न हो गए। शेखर उकता कर, आखिर तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो माधव? माधव, इसलिए कि सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा और पता चला कि उसका नाम था शेखर। शेखर चौंक कर, क्या? माधव, अभी और तो सुनो। उस युवती ने सम्राट से कहा कि अगर आपको ये गाना पसंद है तो इसके लिखने वाले कवि को अपने राज दरबार में बुलाइए और अब कल से वह कवि महाराजा धीराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा और वहाँ उसका सादर सत्कार होगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। शेखर, मैं? माधव अभिनय करते हुए झुककर, श्रीमान, क्या आप ही का नाम शेखर हैं? मजाक करते हुए शेखर ने, मैं जाऊंगा सम्राट के दरबार में,
प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं जाऊंगा सम्राट के दरबार में। माधव सपना तो नहीं देख रहे हो कहीं? माधव सपने तो तुम देखा करते हो, तुम सौंदर्य और काल्पनिक दुनिया में जीते हो, हम यथार्थ की दुनिया में जीते हैं। लेकिन अभी मेरा समाचार पूरा कहाँ हुआ है? शेखर हाँ, वह युवती कौन है? माधव अब ये भी बताना होगा। तुम भी बुद्धू हो क्या? इसी बुत्ते पर प्रेम करने चले थे छाया से? शेखर ओए छाया, माधव का हाथ पकड़ते हुए, तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तुमने छाया की बात जो आज मेरे सामने कही है। माधव और सुनो, सम्राट ने देवदत्त को आज्ञा दी है कि वे तक्षशिला जाकर वहाँ के क्षत्रप वीरभद्र के विद्रोह को दबाए, और आर्य देवदत्त के साथ मैं भी जाऊँगा, यानी उनका मंत्री बनकर, समझे? तो कहने का तात्पर्य तुम्हारा जो दुश्मन है देवदत्त यानी छाया का भाई, वो तो वहाँ एक तरह से तक्षशिला में चले जाएंगे और मैं भी वहाँ चला जाऊँगा वीरभद्र के विद्रोह को दबाने के लिए, और फिर तुम स्वच्छंद हो। शेखर स्वप्न से में तो क्या सची? छाया ने कहा सची। माधव शेखर 8 दिन बाद आर्य देवदत्त और मैं तक्षशिला चल देंगे। उसके बाद छाया कहाँ रहेगी भला बताओ तो? यानी कहने का तात्पर्य माधव ये कहना चाह रहे कि छाया तुम्हारे पास ही, तुम्हारे ही निगरानी में रहेगी। शेखर माधव हंस पड़ता है, इतना भाग्य, इतना विश्वास नहीं होता है। माधव नहीं करो विश्वास, लेकिन भले मानस, छाया क्या इस कूड़े में रहेगी जहाँ अस्थि अस्थि सामग्री पड़ी हुई तुम्हारे इस घर में? कूड़े कचरे में रहेगी क्या वो? इसकी साफ सुथरी करो इस जगह को, इसको करीने से सजाओ अपने घर को। ये बिखरे हुए कागज, टूटी चटाई, फटे हुए वस्त्र। शेखर लापरवाही की सीमा होती है। शेखर मैं कोई इन बातों की परवाह करता हूँ? माधव और फिर? शेखर मैं परवाह करता हूँ फूल की पंखुड़ियों पर झगमगाती हुई ओस की बूंदों की, भावाद्रेक से संध्या में सूर्य की किरणों को अपनी गोदी में सिमेटने वाले बादल के टुकड़ों की, सुबह को आकाश के कोने पर टिमटिमाने वाले तारे की। यानी कहने का तात्पर्य मैं सौंदर्य प्रेमी हूँ और मैं उन काल्पनिक दुनियाओं में ही मैं उन्हीं की परवाह करता हूँ। माधव एक चीज़ रह गई। शेखर क्या? माधव जिसे तुम दिन में वृक्षों के नीचे फैली देखते हो, यानी दिन में वृक्षों के नीचे फैली देखते हो, यानी कहने का तात्पर्य छाया। उठकर खड़ा हो जाता है। शेखर वृक्षों के नीचे? माधव जिसे तुम दर्पण में झलकती हुई देखते हो, यानी दर्पण में झलकती हुई अपना ही प्रतिबिंब, अपनी प्रतिछाया। शेखर दर्पण में? माधव जिसे तुम अपने हृदय में हमेशा देखते हो निकट आकर के। शेखर समझकर बच्चों की तरह। छाया? माधव मुस्कुराते हुए। छाया और पर्दा गिरता है। इस एकांकी का यह पहला दृश्य यहीं समाप्त होता है। अगला जो दूसरा दृश्य है वो हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 66 से इस दूसरे दृश्य पर हम दृष्टिपात करेंगे और आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे आग्रह है कि अभी तक जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाया है वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमारे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करें ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें और इन ऑनलाइन कक्षाओं का फ़ायदा उनको मिल सके, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम PDF नोट्स वगैरह, इन वीडियोज़ के लिंक सभी कुछ वहाँ शेयर करते हैं और कॉलेज की महत्वपूर्ण सूचनाएं भी उसी पर हम अपलोड करते हैं ताकि आप तक संपर्क हो सकें। इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। साथ ही कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार यदि इन वीडियोज़ को ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो कक्षा होगी इसी बोर का तारा एकांकी की इसी पृष्ठ संख्या 66 से आगे इस दूसरे दृश्य का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और है, मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर रक्तध्वज नाटक का PDF बना करके मैंने शेयर किया है। आप
कुछ ही समय में इसका अध्ययन कर लें, एक अच्छी तरह से इसको एक बार पढ़ लें, क्योंकि मैं इसकी जब समीक्षा करूँगा, इसकी कथा वस्तु, इनके पात्रों का चरित्र चित्रण, देशकाल वातावरण यानी नाट्य तत्वों के आधार पर इस नाटक की समीक्षा और इसके उद्देश्य, इसकी मूल संवेदना और इसका जो मुख्य पात्र है गोविंद गिरी के चरित्र चित्रण पर हम प्रकाश डालेंगे, तो आपके वो अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। इसलिए एक बार इसका आप अध्ययन कर लें और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।